कॉलेज और स्कूल्स में मार्क्स, सिलेबस, एग्ज़ाम ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं सिखाते। वो क्या चीज़ें हैं? आइए चले जानते हैं। किसी चीज़ में फेल होना ये नॉर्मल है, लेकिन उससे बाउंस बैक कैसे करते हैं ये कोई नहीं सिखाता। रियल वर्ल्ड चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नेगोशिएशन और टीम वर्क ये चीज़ें भी कोई नहीं सिखाता। स्ट्रेस, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल करें ये भी कोई नहीं बताता। दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स को ये सब सिखाया जाए तो इससे उन्हें लॉन्ग टर्म हेल्प मिलेगी। एग्जाम का डर, फेल होने का डर कम होगा और किसी से हेल्प मांगने को वो नॉर्मल समझेंगे, वीकनेस नहीं। कहते हैं इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही नियम है, वो है कर्मों का फल। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, आम आदमी हो या स्वयं भगवान। रामायण के समय में जब श्री राम ने सुग्रीव और बाली के युद्ध में बाली को छुपकर तीर मारा था, तो तीर लगने से राजा बलि की मृत्यु हो गई थी। और फिर द्वापर युग में जब भगवान राम श्री कृष्ण के अवतार में थे, तो एक दिन जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तो एक शिकारी ने शिकार समझकर उन पर निशाना साधा, जिससे तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री राम ने राजा बाली के ऊपर तीर इसलिए चलाया था ताकि सुग्रीव को न्याय मिल सके, लेकिन वो गलत था और इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के सामने वो चीज आई। सोशल मीडिया पर फेक हसल कल्चर बहुत ज़्यादा है और मिडिल क्लास लोग अक्सर इस चक्कर में फंस जाते हैं। ये बेसिकली वो इल्यूजन है जहाँ लोग अपनी लाइफ या सक्सेस को प्रोडक्टिव या बिजी दिखाते हैं। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाना, जैसे ट्रैवल, गैजेट्स, महंगे होटल और शायद वो क्रेडिट कार्ड या लोन पे हो। दिन भर मोटिवेशनल ज्ञान देना, लेकिन रियल लाइफ में एक्शन कम लेना। हमें सोशल मीडिया इंस्पिरेशन के लिए यूज करना चाहिए, वैलिडेशन के लिए नहीं। दी एशेज टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली दुनिया की सबसे मशहूर टेस्ट सीरीज। दोस्तों, एशेज का मतलब होता है राख। क्या आपको पता है इसका नाम कैसे पड़ा? आइए चलिए जानते हैं। सन 1882 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उसके घर में बुरी तरीके से हरा देती है। इस पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर मजाक में लिखता है, इंग्लैंड का क्रिकेट मर चुका है और ऑस्ट्रेलिया एशेज राख अपने घर ले जाएगी। और वहीं से एशेज नाम की शुरुआत हुई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलती है, जिसकी ट्रॉफी एक क्लच है और उस क्लच में सिंबॉलिक एशेज राख है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं उन बिजनेस टाइकून्स की जिन्होंने मार्केट गैप को समझा, उस पर काम किया और उसे कन्वर्ट कर दिया एक बहुत बड़े बिजनेस में। नारायण मूर्ति, जिन्होंने हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट आईटी सर्विस की कमी को ऑब्जर्व किया, उस पर काम किया और बना दी एक कंपनी जिसका नाम उन्होंने रखा इन्फोसिस। भावेश अग्रवाल, जिन्होंने इंडिया में रिलायबल और सेफ कैब सर्विस की कमी को ऑब्जर्व किया, उस पर काम किया और बना दी एक कंपनी जिसका नाम उन्होंने रखा ओला। विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने केसलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट की कमी को ऑब्जर्व किया, उस पर काम किया और बना दी एक कंपनी जिसका नाम उन्होंने रखा पेटीएम। स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सप्लाई चेन की कमी को ऑब्जर्व किया, उस पर काम किया और बना दी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका उन्होंने नाम रखा रिलायंस इंडस्ट्री। और ठीक इन लोगों की तरह ही दो दोस्त अंकित अग्रवाल और करण रस्तोगी ने 2015 में नोटिस किया कि जो फूल पूजा के बाद नदी या ग्राउंड में डंप हो जाते हैं, क्यों ना उसका यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। और ये काम इन्होंने शुरू में स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किया और धीरे धीरे इन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा हेल्प अस ग्रीन। हेल्प अस ग्रीन मंदिरों से टाई अप कर पूजा के बाद यूज हुए फूलों को कलेक्ट करते हैं। और दोस्तों, ये काम ये स्थानीय महिलाओं से करवाते हैं, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट मिलता है। हेल्प अस ग्रीन टीम इन फूलों को अपने प्रोसेसिंग सेंटर पर लाती है, उन्हें सुखा के और क्लीन करके बारीक पाउडर में कन्वर्ट करती है और फिर धूपबत्ती और खाद जैसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दोस्तों, अंकित अग्रवाल और करण रस्तोगी की ये कंपनी वुमेन एम्पावरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और अच्छी इनकम भी मिलती है। दोस्तों, इन सब बिजनेस टाइकून्स की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है और ये मैसेज देती है कि अगर हम अपने आसपास छोटी सी समस्या को देखें, उस पर ध्यान दें, तो उसमें बहुत बड़ा मौका छिपा हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अमित और दीक्षा रोज ठेले के पीछे खड़े होकर उधार के बर्तनों और अटूट मेहनत के साथ 5 रुपए का समोसा तला करते थे। कभी उनके समोसे बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक ग्राहक से 10 हुए, 10 से 100 हुए और 100 से 1000। जिस ठेले पे वो समोसा तला करते थे, उस ठेले को उन्होंने दुकान में कन्वर्ट किया और धीरे धीरे दुकान को एक ब्रांड बना दिया। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत बड़ी थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत कहीं से हुई थी।
दोस्तों आपने कभी ना कभी कुछ लोगों से ये ज़रूर सुना होगा कि चीन या जापान हमसे 40 साल आगे है। वैसे तो इसके कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन चलिए आज एक रीजन जानते हैं। सिविक सेंस, जिसका मतलब होता है नियम कानून का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार। दोस्तों इन पिक्चर को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि चीन और जापान हमसे 40 साल आगे क्यों हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और अभी चल रहा है कलयुग। क्या आप जानते हैं कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आइए चलिए जानते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण ने धरती पर अपना लीला अवतार समाप्त कर लिया और वो गोलोक धाम चले गए, तो उसके बाद धर्म का संरक्षण करना मुश्किल हो गया। और एक दिन अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कली पुरुष यानी कि कलयुग एक गाय और बैल को बुरी तरीके से पीट रहा था। ये देखकर राजा परीक्षित ने कली पुरुष को मृत्युदंड देने की बात कही। ये सुनकर कली पुरुष डर गया और माफी मांगने लगा। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहीं रहने की जगह मांगी। क्योंकि राजा परीक्षित दयालु थे, तो उन्होंने कुछ सीमित स्थानों में उन्हें रहने की अनुमति दी, जैसे सोना, हिंसा। राजा परीक्षित ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से अधर्म सीमित रहेगा और हम धर्म की पूर्ण स्थापना कर सकेंगे। राजा की ये बात सुनकर कली पुरुष खुश हो गया और राजा ने जो सोने का मुकुट पहना हुआ था, कली पुरुष उसमें प्रवेश कर गया। इसके कुछ दिन बाद राजा परीक्षित शिकार करने जाते हैं और शिकार करते करते थक जाते हैं, उन्हें प्यास लगने लगती है। तो पास में एक आश्रम में वो जाते हैं जहाँ ऋषि श्रमिक तपस्या कर रहे होते हैं। उनके पानी मांगने पर भी वो जवाब नहीं देते। कलयुग के प्रभाव में राजा परीक्षित इसे अपना निरादर समझते हैं और गुस्से में एक मरा हुआ सांप ऋषि श्रमिक के गले में डाल देते हैं, और उनका बेटा श्रृंगी ऐसा करते हुए देख लेता है। श्रृंगी अपने पिता का यह अपमान सहन नहीं कर पाता है और राजा परीक्षित को यह श्राप देता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुमको डस लेगा। और राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कली पुरुष यानी कलयुग चारों तरफ फैल जाता है। इंसान अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, लेकिन आपको पता है कोई था जो शरीर के साथ स्वर्ग गया था? कौन था? आइए चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक राज्य किया, और जब उन्हें लगा कि अब सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होने का समय आ गया है, तो उन्होंने हिमालय की ओर पैदल चलकर स्वर्ग की यात्रा शुरू की। स्वर्ग की यात्रा में एक कुत्ता भी शामिल हो गया जो खुद धर्म के देवता थे। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरती है। कहा जाता है कि उनका अर्जुन की तरफ झुकाव ज्यादा था। इसके बाद बारी बारी से नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम गिरते हैं। किसी को अपने ज्ञान पे घमंड था, किसी को अपनी सुंदरता पे, किसी को अपनी बुद्धि पे, तो किसी को अपनी वीरता पे। एक एक करके पांडव नीचे गिरते रहे, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी चलते रहे, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि ये केवल कर्मों का फल है। और दोस्तों लास्ट में युधिष्ठिर और सिर्फ कुत्ता बचता है, जिन्हें इंद्र देवता शरीर के साथ स्वर्ग ले जाते हैं। पांडवों की स्वर्ग यात्रा से हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान का अहंकार और किसी चीज का अत्यधिक मोह इंसान को दुखों की ओर ले जाती है। अजय आहूजा भारतीय वायुसेना के वो बहादुर ऑफिसर जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारतीय सरकार ने उनके इस बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया था। इस बलिदान के कुछ समय बाद एक फ्लाइट IC-814 कंधार में हाईजैक हो जाती है। हाईजैक की वजह से यात्रियों के घर वाले घबरा जाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि हाईजैकर्स की मांग पूरी कर कर हमारे बच्चों को बचाया जाए। इस तनावपूर्ण माहौल में अजय आहूजा की वाइफ आगे आती है और परिवार वालों को समझाती है कि संयम बनाएं और हाईजैकर्स की मांगों के आगे ना झुके। ये बात सुनकर कुछ लोग उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये खुद तो विधवा हो गई है, दूसरों को चाहते हैं कि वो भी विधवा हो जाए। दोस्तों नैतिक रूप से लोगों की ये बात गलत थी। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। विभीषण रावण का छोटा भाई, जिन्होंने श्री राम का युद्ध में उनका साथ दिया, जो धर्म के पक्ष में रहे, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते हैं? आइए चलिए जानते हैं। विभीषण ने भले ही धर्म का साथ दिया, लेकिन उसको लोग परिवार का साथ छोड़ने वाले, अपने भाई का साथ छोड़ने वाले के रूप में जानते हैं। राक्षस कुल से संबंध होने और सामाजिक छवि की वजह से लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण रखने से बचते हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब हमारी सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो क्यों ना बहुत सारे पैसे छाप के हमारे देश की गरीबी खत्म कर दें। दोस्तों ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो इसके क्या परिणाम होंगे, आइए चलिए जानते हैं। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश, जो पहले अफ्रीका के सबसे रिच एग्रीकल्चर देशों में से एक था, लेकिन सन 2000 में गवर्नमेंट करप्शन और लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की वजह से उनका एग्रीकल्चर कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। जब इकोनॉमी गिर रही थी तो टैक्स रेवेन्यू आना बंद हो गया। तब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने सैलरीज देने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम चलाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए नोट छापने का डिसीजन लिया।
प्रिंटिंग प्रेस फुल स्पीड से चलने लगी और जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने 1 मिलियन, 100 बिलियन और 100 ट्रिलियन के नोट छाप डाले। एकदम से इतने सारे पैसे छापने की वजह से लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब चीज़ें कम थी और पैसे ज़्यादा। पैसों की वजह से गुड और सर्विसेज के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। अब लोग बेसिक चीज़ों जैसे चीनी, दूध, ब्रेड को खरीदने के लिए ठेलों में पैसे भरकर दुकान पे जाते थे। डिमांड सप्लाई बुरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई थी और इसलिए जिम्बाब्वे सरकार ने 2009 में अपनी करेंसी ऑफिशियली बंद कर दी। जिम्बाब्वे सरकार ने यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीकन करेंसी को ही लीगल माना। उन्होंने अपने लोगों के बैंक बैलेंस को जीरो कर दिया और उन्होंने करेंसी सिस्टम को पूरी तरीके से रीसेट कर दिया। दोस्तों, किसी देश की गरीबी तब बढ़ती है जब वहाँ की सरकार एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव कराती है, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करती है और जॉब्स क्रिएट करती है। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे मनी प्रिंटिंग क्राइसिस से हमें यह मैसेज मिलता है कि मनी प्रिंटिंग गरीबी नहीं हटाती है बल्कि इकोनॉमी बर्बाद करती है।